जय हिंद प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिंदी मंच पर। आज हम इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 6-7 की हिंदी की NCERT की नई पुस्तक मल्हार के पाठ पानी रे पानी के प्रश्न उत्तर और गतिविधियों को हल करेंगे। यहाँ पर आपको सभी उत्तर लिखित रूप में मिलेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। चलो बच्चों, शुरुआत करते हैं पाठ से। आइए अब हम इस पाठ को थोड़ा और निकटता से समझते हैं। आगे दी गई गतिविधियाँ इस कार्य में आपकी सहायता करेंगी। सबसे पहले मेरी समझ से इसमें कहा है प्रश्न किस तरह का आएगा। देखो, निम्नलिखित प्रश्नों का सही उत्तर कौन सा है। यहाँ पर 4 ऑप्शन होंगे, तो उनमें से बताना कि उनमें से सही उत्तर कौन सा है। उसके सामने तारा बनाइए, यानी कि स्टार बनाना है। कुछ प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर भी हो सकते हैं। जो ऑप्शन होंगे, जो यहाँ पर प्रश्न दिए होंगे, उन ऑप्शनों में से ऐसा नहीं है कि एक ही ऑप्शन में उत्तर होगा, एक से अधिक भी ऑप्शन उत्तर हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं। पहला, हमारा भूजल भंडार निम्नलिखित में से किससे समृद्ध होता है, मतलब बढ़ता है। कि जो धरती के अंदर भूजल है ना, धरती के अंदर जो जल का भंडार है वो किससे बढ़ता है, किससे समृद्ध होता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं। नल सूख जाने से, पानी बरसने से, तालाब और झीलों से, या बाढ़ आने से। इसमें से सबसे सटीक उत्तर है पानी बरसने से। पानी अगर बरसता है तो वो पानी धीरे धीरे धरती के नीचे चला जाता है, तो इससे भूजल भंडारण समृद्ध होता है। पहला, तालाब और झीलों से। तालाब और झीलों से भी भूजल संग्रहण समृद्ध होता है। यहाँ पर इस प्रश्न के 2 उत्तर हैं, ठीक है, पानी बरसने से और तालाब और झीलों से। अगला प्रश्न देखें। निम्नलिखित में से कौन सी बात जल चक्र से संबंधित है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला, वर्षा जल का संग्रहण करना, समुद्र से उठी भाप का बादल बनकर बरसना, नदियों का समुद्र में जाकर मिलना, बरसात से चारों ओर पानी ही पानी दिखाई देना, यानी बरसात में चारों ओर पानी ही पानी दिखाई देना। तो इसमें से आपको बताना है कि जो जल चक्र है, जैसे पहले बरसता है, फिर नदियों नालों में जाता है, फिर नदी नालों से समुद्र में जाके मिल जाता है, फिर वाष्प बनकर फिर बादल बन जाता है, फिर वो बरसता है। इस तरह से किस तरह से जो जल चक्र है वो इससे संबंधित है। तो इसमें पहला है वर्षा जल का संग्रहण करना, ये नहीं है। समुद्र से उठी भाप का बादल बनकर बरसना, ये सटीक उत्तर है इसका। और नदियों का समुद्र में जाकर मिल जाना, बिल्कुल ये भी इसके 2 ऑप्शन है, ठीक है बेटे। तीसरा प्रश्न देखो। इस बड़ी गलती की सज़ा अब हम सबको मिल रही है। यहाँ किस गलती की ओर संकेत किया गया है। तो इसमें 4 ऑप्शन है। जल चक्र की अवधारणा को न समझना, आवश्यकता से अधिक पानी का उपयोग करना, तालाबों को कचरों से पाट कर समाप्त कर देना, या भूजल भंडारण के विषय में विचार न करना। तो सबसे सटीक है उत्तर उसमें होगा तालाबों को कचरों से पाट कर भर देना। पाट का मतलब जो तालाब हैं वहाँ पर अब उन्हें मट्टी से भर देना, वहाँ पर मकान, बिल्डिंगे या पार्क वार्क बना देना। इससे पहला ऑप्शन ये, भूजल भंडारण के विषय में विचार न करना। जो धीरे धीरे भूजल भंडारण है वो ख़त्म होते जा रहे हैं, तो उस पर भी लोगों का विचार न करना। तो इन सब गलतियों की सज़ा मनुष्य को मिल रही है। तो आप इसमें लिखित रूप से इस तरह से भी देख सकते हैं विश्लेषण के तौर पर, ठीक है। यहाँ पहले प्रश्न का उत्तर, ठीक है, यहाँ पर दूसरे प्रश्न का उत्तर, और यहाँ पर तीसरे प्रश्न का उत्तर। आगे देखो। अब खा, अब अपने मित्रों के साथ संवाद कीजिए और कारण बताइए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने। तो आप बताएंगे कि मैंने ऊपर दिए गए उत्तर इसलिए चुने क्योंकि पहले का किस तरह से चुना। भूजल भंडारण वर्षा और तालाबों झीलों से रिसने वाले पानी से भरता है। मतलब जैसे तालाब वर्षा होती है, पानी बरसता है, तालाबों में जाता है, झीलों में जाता है, पानी इकट्ठा हो जाता है जहाँ पर, तो वो धीरे धीरे रिसकर धरती के नीचे पहुँच जाता है, जैसे कि पाठ में बताया गया है। इससे भूजल भंडारण
बढ़ता है। दूसरा देखो, दूसरा क्यों चुना? जल चक्र की प्रक्रिया में भाप से बादल बनना और नदियों का समुद्र में मिलना मुख्य हिस्सा है, जो प्रकृति का एक चक्र है, जो जल चक्र का एक हिस्सा है। तीसरा इसलिए चुना, तालाबों को नष्ट करना पाठ में मुख्य गलती के रूप में बताया गया है। जो तालाबों को नष्ट करते हैं, तालाबों को नष्ट करने से मतलब है जहाँ तालाब होते हैं वहाँ पर मिट्टी से भर देते हैं, उसे वहाँ पर पार्क बना देते हैं, बिल्डिंग बना देते हैं, मॉल बना देते हैं, जिससे पानी वर्षा का पानी इकट्ठा नहीं पाता। तो ये सबसे बड़ी गलती है, जिससे पानी की कमी और बाढ़ की समस्याएं बढ़ जाती है। जब पानी तालाब होता है तो तालाब में जाएगा, बारिश का पानी नहीं तालाब नहीं होगा तो फिर शहरों में, गलियों में, रोड पर फैलेगा, जिससे बाढ़ आ जाती है। यही कारण है। आगे देखो, मिलकर करें मिलान। अगली एक्टिविटी, पाठ में से कुछ शब्द समूह या संदर्भ चुनकर स्तंभ ए में दिए गए हैं, जिस तरह से यहाँ पर ए में दिए गए हैं, और उनके अर्थ स्तंभ 2 में दिए गए हैं, इस यहाँ पर दिए गए हैं। अपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए और रेखा खींचकर सही मिलान कीजिए। आपको जो शब्द यहाँ पर दिए गए हैं उससे कौन सा मिलान होगा वो आपको मिलान करना है, स्तंभ 1 का स्तंभ 2 से। ठीक है, पहला देखो, वर्षा जल संग्रहण। वर्षा जल संग्रहण क्या होता है? वर्षा के जल को एकत्रित करना, संग्रहण करना, पहले का। दूसरा, वर्षा के जल को प्राकृतिक अथवा कृत्रिम रूप से, प्राकृतिक रूप से किस तरह से? तालाब में या झीलों में पानी, वर्षा का पानी एकत्रित हो जाता है, और कृत्रिम रूप से मनुष्य अपनी छतों पर या तालाब गड्ढा खोदकर पानी को एकत्रित कर लेता है। ठीक है, तो कृत्रिम मानवीय प्रयासों के द्वारा होता है वो, तो धरती में संग्रहण करता है। ठीक है, आगे देखो, जल संकट क्या होता है? जब जल की कमी हो जाती है। तो दूसरे का तीसरा, जब जल की यानी कि पानी की अत्यधिक कमी हो जाती है तो जब जल संकट उत्पन्न हो जाता है। जल चक्र क्या होता है? जल चक्र जो हमने पढ़ा है कि उसका तीसरे का चौथा, समुद्र से उठी भाप का बादल बनकर पानी में बदलना और वर्षा के द्वारा पुनः समुद्र में मिल जाना। वर्षा के बादल बनते बरसते हैं, फिर वापस वो नदियों नालों के माध्यम से वो समुद्र में जाकर मिल जाते हैं। और भूजल चौथे का पहला, ये क्या है कि ज़मीन के नीचे छिपा जल भंडारण भूजल कहलाता है। ठीक है बेटे, आगे देखो, पंक्तियों पर चर्चा। यहाँ पर आपको बतानी पंक्तियों पर चर्चा। इस पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियाँ नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और अपने सहपाठियों से चर्चा कीजिए। सहपाठियों में आपस में आप अपने दोस्तों से चर्चा करें। तो यहाँ पर पंक्ति दी गई है, देखो, पानी आता भी है तो बेवक्त। इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर है, यह पंक्ति बताती है कि पानी की कमी के कारण जल में पानी अनियमित समय पर आता है। यानी कि जो ये पंक्ति बताती है, जो यहाँ पर पंक्ति दी गई है, तो यह बताती है कि जो पानी आता है, जो पानी आने का समय है शहरों में या कस्बों में, वो बेवक्त आता है, अनियमित रूप से आता है। पानी जब आना चाहिए तब नहीं आता, कभी आता है कभी नहीं आता। ठीक है, जैसे देर रात को आ जाता है या कभी कभी सुबह जल्दी आ जाता है, जिससे लोग परेशान हो जाते हैं, यानी कि लोगों को परेशानी उठानी पड़ती है। अगली पंक्ति देखिए बेटे, देश के कई हिस्सों में तो अकाल जैसे हालात बन जाते हैं। जब पानी की कमी हो जाती है तो देश के कई हिस्से ऐसे हो जाते हैं जैसे अकाल जैसे हालात बन जाते हैं। इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर है, आप लिखेंगे, यह दर्शाता है कि गर्मियों में पानी की भारी कमी के कारण कई जगहों पर सूखे जैसे हालात हो जाते हैं। यानी कि जब गर्मी आती है तो गर्मी में पानी ज़्यादा चाहिए, पानी की कमी हो जाती है, लोगों को कपड़े धोने के लिए, पहनने के लिए और हर काम के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो पानी उस पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता, ठीक है, जितना मिलना चाहिए। तो क्या होता है, पानी की कमी हो जाने से अकाल जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। आगे देखो, कुछ दिनों के लिए सब कुछ थम जाता है। क्या होता है, जैसे बरसात होती है, ठीक है, बारिश होती है, तो बाढ़ के कारण
सड़कें, स्कूल और अन्य गतिविधियाँ रुक जाती है। क्यों? क्योंकि जब बारिश अधिक मात्रा में हो जाती है तो बाढ़ आ जाती है, रोडों पर पानी भर जाता है। ठीक है, नदी नालों का पता नहीं रहता कहाँ पर चलना है, किधर नाला है, किधर रोड है। ठीक है, तो बहुत लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कहीं कहीं पर तो ऐसा होता है कि व्यक्ति नाले में गिर जाते हैं। ठीक है ना, तो इससे बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। तो कुछ समय के लिए सब चीज़ें थम जाती है और जिससे जीवन प्रभावित होता है। ठीक है बेटे, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगली पंक्ति देखिए, अकाल और बाढ़ एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यानी कि जो अकाल और बाढ़ है, दोनों से परेशानी लोगों को उठानी पड़ती है, जैसे एक सिक्के के दो पहलू हैं। तो यह पंक्ति बताती है कि पानी की कमी अकाल कहलाती है और पानी अधिक मात्रा में बरस जाना, ठीक है, तो बाढ़ आ जाती है। दोनों ही समस्या के रूप हैं, दोनों से ही मनुष्य को समस्याएं उत्पन्न होती है, परेशानी आती है, यानी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिन्हें जल चक्र को समझकर हल किया जा सकता है। ठीक है बेटे, आगे देखो सोच विचार के लिए, जैसे मैं क्या बताया गया, लेख को एक बार पुनः पढ़िए, पाठ को पुनः पढ़िए और निम्नलिखित के विषय में पता लगा कर लिखिए। क्या पहला प्रश्न बताया, पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है, पाठ में धरती को एक बहुत बड़ी गुल्लक क्यों कहा गया है? तो पाठ में बताया गया है कि धरती एक बहुत बड़ी गुल्लक है। गुल्लक क्यों है? गुल्लक जो चीज़ होती है जहाँ पर हम जैसे बच्चे होते हैं, गुल्लक में पैसे एकत्रित करते हैं, इकट्ठा करते हैं और समय आने पर अपनी ज़रूरत की सामान खरीद लेते हैं, चीज़ें खरीद लेते हैं, तो वही गुल्लक के बारे में बात की गई है। तो धरती को यहाँ पर बड़ी गुल्लक बताया गया है। क्यों बताया गया? तो उत्तर इसलिए है कि धरती को गुल्लक इसलिए कहा गया क्योंकि यह वर्षा के पानी को तालाबों, झीलों, नदियों में जमा करते हैं। जब बारिश पड़ती है, बारिश होती है, तो बारिश का पानी जब बरसता है तो वो तालाबों में जाके एकत्रित हो जाता है, यानी कि इकट्ठा हो जाता है, झीलों में भर जाता है, नदियों में जाकर भर जाता है, नदियों में चला जाता है। जिससे जैसे हम गुल्लक में पैसा जमा करते हैं और यह जमा पानी जब हमें ज़रूरत पड़ती है पानी की, हम तालाबों से, झीलों से, नदियों से उस पानी का उपयोग कर लेते हैं। ठीक है, भूजल भंडारण को भी ये समृद्ध करता है। ठीक है, जिससे पृथ्वी जो धरती का जल है वो बढ़ता है, तो जिससे हम बाद में भी उपयोग कर सकते हैं। इसलिए धरती को एक बहुत बड़ी गुल्लक कहा गया है। ठीक है बेटे, आगे देखो, जल चक्र की प्रक्रिया कैसे पूरी होती है? जल चक्र के बारे में बताना है कि जो जल चक्र की प्रक्रिया वो कैसे पूरी होती है। तो आप इसका उत्तर इस तरह से लिखेंगे, जल चक्र की प्रक्रिया इस प्रकार पूरी होती है। वाष्पीकरण, सबसे पहले वाष्प बनना, जल का भाप बनना। ठीक है, वो कहाँ से बनता है? सूर्य की गर्मी से। जब सूरज अधिक गर्म हो जाता है, गर्मी पड़ती है अधिक मात्रा में, तो जो पानी होता है समुद्र में, झीलों में, नदियों में, वो वाष्प के रूप में उड़कर वायुमंडल में मिल जाता है। पहला स्टेप है ये। ठीक है, दूसरा स्टेप संघनन। यह वाष्प ठंडी हवा में ऊपर जाकर बादल बन जाता है। जो पानी है जो वाष्प बनकर ऊपर जा रहा है, वो ठंडी हवा में ऊपर जाकर बादल का रूप ले लेता है। वृष्टि, तीसरा स्टेप, बादल से पानी बरसकर, जब बादल बन जाते हैं, वो बादल ज़्यादा भारी हो जाते हैं तो बरसने लगते हैं। ठीक है, तो बरस कर यानी वर्षा होने लगती है, पृथ्वी पर वापस आ जाते हैं वर्षा के रूप में। यह बारिश, बर्फ़ या ओलों के रूप में हो सकते हैं। ठीक है बेटे, आगे देखो, चौथा स्टेप है संचरण। बारिश का पानी ज़मीन में समा जाता है और भूजल में बदल जाता है। जब बारिश का पानी ज़मीन पे इकट्ठा हो जाता है, तालाबों में, झीलों में, वो धीरे धीरे ज़मीन के अंदर पहुंच जाता है। भूजल भंडारण विकसित होता है, यानी समृद्ध होता है। ठीक है, आगे देखो, यह चक्र लगातार चलता रहता है, जिससे जल का संतुलन बना रहता है पृथ्वी पर। ठीक है बेटे, आगे देखो, यदि सारी नदियाँ, झीलें और तालाब सूख जाए तो क्या होगा?
कभी आपने सोचा है बच्चों, अगर ये सारी नदियाँ, झीलें और तालाब सूख जाए तो क्या होगा? पानी की कमी हो जाएगी। नहीं, पानी नहीं मिलेगा तो दुनिया समाप्त, मनुष्य समाप्त, मनुष्य का जीवन समाप्त हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसका उत्तर आप इस तरह से लिखेंगे, यदि सारी नदियाँ, झीलें और तालाब सूख जाए तो धरती पर भयंकर जल संकट उत्पन्न हो जाएगा, यानी कि जल की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। पीने का पानी, सिंचाई का पानी और उद्योगों के लिए, यानी जो फैक्ट्रियों में काम आता है पानी की उपलब्धता नहीं होगी, उन्हें पानी नहीं मिल पाएगा। पशु पक्षी, पेड़ पौधे और मनुष्य सभी प्रभावित होंगे और जीवन संकट में पड़ जाएगा, वो धीरे धीरे वो सब मर जाएंगे। ठीक है, इसलिए बेटे बोला जाता है कि पानी को हमें ध्यान से इस्तेमाल करना चाहिए। बिना फजूल के, बिना वजह के हमें पानी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जब ज़रूरत हो, जितना हमें पानी पीना है उतना ही पानी हमें लेना चाहिए, जितना पानी में नहाना है उतने पानी को ही हमें इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है बेटे, आगे देखो। पाठ में पानी को रुपयों से भी कई गुना मूल्यवान क्यों बताया गया है? पाठ में बताया गया कि जो पानी है वो पैसों से, रुपयों से बहुत ज़्यादा मूल्यवान है। अब क्यों बताया है? क्योंकि पानी ही एकमात्र ऐसा स्रोत है जिससे हम अपने जीवन जी सकते हैं। जो हम अगर पानी नहीं मिलेगा तो हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा। ठीक है, इस अब उत्तर में आप इस तरह से लिखेंगे, पाठ में पानी के रुपयों से भी कई गुना मूल्यवान इसलिए बताया गया है क्योंकि पानी के बिना जीवन असंभव है, उनसे जी नहीं पाएगा, जीवन खत्म हो जाएगा इस पृथ्वी पर। जबकि रुपयों से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता, जीवन नहीं खरीदा जा सकता। ठीक ना बेटा, इसलिए पानी को पैसों से ज़्यादा मूल्यवान बताया गया है। शीर्षक, शीर्षक क्या है? इस पाठ का शीर्षक पानी रे पानी दिया गया है। पाठ का यह नाम क्यों दिया गया होगा? आपने कभी सोचा है कि पाठ का नाम पानी रे पानी क्यों रखा गया होगा? अपने सहपाठियों के साथ चर्चा करके लिखिए, बताइए और अपने उत्तर का कारण भी लिखिए कि आपने ही ये उत्तर क्यों दिया। तो आप इसका उत्तर इस तरह से लिखेंगे बेटे, इस पाठ का शीर्षक पानी रे पानी इसलिए दिया गया है क्योंकि यह पाठ पानी की महत्ता, यानी उस पानी की इम्पोर्टेंस को बताता है, उसके संकट, पानी अगर पानी का कमी हो जाए उसके बारे में जानकारी देता है कि क्या होगा, और उसके संरक्षण की आवश्यकता को दर्शाता है कि हमें पानी क्यों इकट्ठा करना चाहिए या पानी का संरक्षण क्यों करना चाहिए। यह पाठ हमें इसके बारे में जानकारी देता है। रे शब्द एक पुकार की तरह प्रयोग हुआ है, जिसमें यह दर्शाया गया है कि इंसान आज पानी के लिए पुकार कर रहा है। पानी की कमी होती है तो मनुष्य पानी के लिए भागा दौड़ा फिरता है। ठीक है ना, यह शीर्षक पाठ की विषय वस्तु से पूरी तरह मेल खाता है और भावनात्मक प्रभाव भी छोड़ता है। ठीक है, कारण यह नाम पाठ के भाव और संदेश को प्रभावी ढंग से प्रकट करता है कि पाठ में जो बात बताई गई है, जो संदेश दिया गया है, वह बिल्कुल एकदम सटीक बैठता है। तो पानी अब दुर्लभ हो गया है, पानी पीने का पानी मिलना दुर्बल होता जा रहा है दिन पर दिन। अगर हम पानी का संरक्षण नहीं करेंगे तो यही समस्या हमारे लिए आगे सामने उत्पन्न होगी, और इसे बचाने के लिए हमें ये पाठ संदेश देता है और हमें इसके संरक्षण के लिए गंभीरता से प्रयास करना चाहिए। और पानी रे पानी इस पाठ का शीर्षक बड़ा ही उपयुक्त है। ठीक है बेटे, आगे देखो। आप इस पाठ को क्या नाम देना चाहेंगे? इसका कारण लिखिए। अगर आपको इस पाठ का और कोई नाम देना है बच्चों, तो आप क्या नाम देना चाहोगे और क्या कारण है? ठीक है, आप उत्तर इस तरह से लेंगे, मैं इस पाठ का नाम जल है तो जीवन है दूंगा। कारण आप लिखेंगे, यह नाम पानी के महत्व को स्पष्ट करता है। कौन सा नाम? जल ही, मतलब जल है तो जीवन है, और बताता है कि पानी के बिना जीवन संभव नहीं है। अगर पानी नहीं होगा तो इस पृथ्वी पर, इस धरती पर जीवन जीना संभव नहीं है। ठीक है बेटे, आगे देखो। यह लोगों को पानी संरक्षण के लिए प्रेरित करता है। ठीक है बेटे, शब्दों की बात। बात पर बल देना क्या है?
यहाँ पर पंक्ति दी गई है, हमारी यह धरती भी इसी तरह की एक गुल्लक है। एक पंक्ति ये है, दूसरी पंक्ति ये है, हमारी यह धरती इसी तरह की एक गुल्लक है। तो हमें क्या मिश्र लग रहा है, इसमें भी मिश्र लग रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी नहीं है। ठीक है, तो हमें बात पर बल देना, जो भी है वो बात पर बल देता है कि हमारी यह धरती भी इसी तरह की एक गुल्लक है। मतलब और भी गुल्लकें होती हैं, एक यही नहीं है, लेकिन यहाँ पर दूसरी पंक्ति को पढ़ेंगे, हमारी धरती इस तरह की एक गुल्लक है। यह की धरती ही एक गुल्लक है। इसमें यह बताया गया है, दोनों में अंतर है। आप देखो अंतर आप इस किस तरह से समझोगे। इन दोनों वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। दूसरे वाक्य में कौन सा शब्द हटा दिया गया है, जैसे मैंने आपको बताया भी हटा दिया गया है। इस शब्द को हटा देने से वाक्य के अर्थ में क्या अंतर आया, अभी बताया था कि अंतर क्या आया, पहचान कर लिखिए। आप उत्तर आप इस तरह से लिखेंगे, हटा गया शब्द और शब्द में अंतर। जो शब्द हटाया गया है तो वो भी हटाया गया है। ठीक है, अर्थ में अंतर क्या हुआ, अर्थ में अंतर ये हुआ कि पहला वाक्य है हमारी यह धरती भी, यह दर्शाता है कि धरती के अलावा और भी चीज़ें गुल्लक की तरह काम करती हैं। यानी कि धरती गुल्लक नहीं है, और भी चीज़ें हैं इस पृथ्वी पर जो गुल्लक की तरह काम करते हैं और धरती उनमें से एक है। भी शब्द तुलना और जोर देता है, जो भी शब्द है वो तुलना और जोर देकर कहता है। दूसरा वाक्य, हमारी यह धरती केवल धरती को गुल्लक बताता है, बिना किसी तुलना के, बिना किसी जोर के, जिससे वाक्य का प्रभाव कम हो जाता है। ठीक है बेटे, अब दूसरा वाक्य देखें, दूसरा प्रश्न। पाठ में ऐसे ही कुछ और शब्द भी आए हैं जो अपनी उपस्थिति से वाक्य में विशेष प्रभाव उत्पन्न करते हैं। पाठ को फिर से पढ़िए और इस तरह के शब्दों वाले वाक्यों को चुनकर लिखिए। पाठ में इस तरह के और भी शब्द हैं जिसमें पंक्तियाँ दी गई हैं, जैसे और भी शब्द आए हुए हैं, उन्हें पाठ में से छाट कर यहाँ पर लिखना है। तो बेटा हम यहाँ पर दिए गए हैं उत्तर, तो आप इसमें पाठ में इस तरह की पंक्तियाँ हैं और इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया गया है, आप ध्यान से देखिए। पाठ में प्रभाव पैदा करने वाले शब्द इस तरह से हैं, पानी पानी आता भी है तो बेवक्त, पानी आता भी है तो बेवक्त, यानी कि भी। ठीक है बेटे, तो क्या बताया गया, भी शब्द यहाँ यह दर्शाता है कि पानी की उपस्थिति भी समस्या है, क्योंकि वह सही समय पर नहीं आता। जो पानी आना चाहिए सही समय पर, वह समय पर नहीं आ रहा, तो भी एक दर्शाता है। ठीक है, कुछ यहाँ पर देखो, कुछ दिनों के लिए सब कुछ थम जाता है, यहाँ पर कुछ है जो। ठीक है, यहाँ पर देखो सब कुछ शब्द ज़्यादा व्यापक असर दर्शाने के लिए प्रयुक्त हुआ है, यानी प्रयोग हुआ है। दूसरा देखो, और दूसरा वाक्य यानी कि तीसरा वाक्य, अकाल और बाढ़ एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मतलब एक ही सिक्के के दो पहलू, एक ही सिक्के के दो पहलू एक मुहावरे के रूप में प्रयुक्त हुआ है, यानी कि प्रयोग हुआ है, अर्थ को प्रभावशाली बनाता है। जो अर्थ है उसको अधिक प्रभावशाली बनाता है। आगे देखो बेटे, चौथा, पानी को रुपयों से भी कई गुना ज़्यादा मूल्यवान बताया गया है, यानी कि कई गुना ज़्यादा मूल्यवान। कई गुना ज़्यादा शब्द यह दर्शाता है या यह दिखाता है कि पानी का मूल्य केवल आर्थिक दृष्टि से नहीं, जीवन की दृष्टि से भी, यानी कि जीवन के दृष्टिकोण से भी बहुत अधिक मूल्यवान है। कि पानी की तुलना पैसों से नहीं की जा सकती। पानी जीवन देता है, अगर पानी नहीं होगा तो इस पृथ्वी पर जीवन जीना संभव नहीं है। ठीक बेटे, समानार्थी शब्द आपको बताना है कि नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों के स्थान पर समान अर्थ देने वाले उपयुक्त शब्द लिखिए। इस कार्य के लिए आप बादल में से शब्द चुन सकते हैं। ये जो यहाँ पर बादल है तो इसमें से आपको चुनकर लिखना है, जिसके नीचे अंडरलाइन हो रखी है ना, जैसे सूरज, भाप, बादल, हवा, इनके आपको पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। सूरज के कौन कौन से होते हैं? सूरज के सूर्य, भास्कर, दिवाकर, दिनकर, ये सूरज के हैं। भाप के क्या होंगे?
वाष्प, भाप की बात कर रहे हैं, इसका वाष्प और नीरद। और बादल के क्या होंगे? बादल के होंगे मेघ, जलद, पारिद, ठीक है बेटे। और हवा के क्या होंगे? पवन, वायु, समीर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखे गए हैं उत्तर, ठीक है बेटे। देखो, सूर्य, भास्कर, दिवाकर, दिनकर, वाष्प, नीर, मेघ, जलद, वारिद और वायु, पवन, समीर, ठीक है। आगे का देखो, देश के क्या हिस्सों में तो अकाल जैसे हालात बन जाते हैं। यहाँ पर उपसर्ग की बात कर रहे हैं, ठीक है। अकाल, अकाल, तो अकाल हो गया। उपित वाक्य में रेखांकित शब्द में आ, जो रेखांकित शब्द है ये अकाल, आ ने काल शब्द में जुड़कर एक नया अर्थ दिया। आ में काल में आ जुड़ गया तो अकाल हो गया। काल का अर्थ है समय या मृत्यु, जबकि अकाल का अर्थ है कुसमय या सूखा, बुरा समय या सूखा। कुछ शब्दांश, शब्दकांश जिन्हें कहते हैं, किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है। जो शब्दांश होते हैं वो शब्द के आरंभ में या पीछे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। जो आगे जुड़ते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं, या कोई विशेष उत्पन्न कर देते हैं, या मतलब विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, और इस प्रकार नए शब्दों का निर्माण होता है। इस तरह के शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं, जो शब्द के शुरू में जुड़ते हैं। जैसे आ, इसमें हमने काल जोड़ा, काल में हमने क्या आ जोड़ा, तो अकाल हो गया। तो इस तरह के शब्द जो होते हैं उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। आइए कुछ और उपसर्गों की पहचान करते हैं। यहाँ पर उपसर्ग दिए गए उनकी पहचान करते हैं। देखो, जो इधर दिए गए वो उपसर्ग, प्रा, वी, पर, स्व, तो ये शब्द हैं। परदेश, विदेश, ठीक है, और स्वदेश, ठीक है। अब देखो, अब ये देश में जुड़े, ठीक है, जब देश में जुड़े तो जब ये प्रत्यय इस शब्द में, देश शब्द में जुड़े तो नया शब्द बन गया, ठीक है बेटे। जैसे प्रा, देश में प्रा जुड़ा तो प्रदेश बन गया। देश में वी जुड़ा तो विदेश बन गया। देश में प्रा जुड़ा तो प्रदेश बन गया, और देश में स्व जुड़ा तो स्वदेश बन गया, ठीक है। ये सारे के सारे क्या है? उपसर्ग, ठीक है, नए शब्द बन गए। अब ऐसे यहाँ पर हमें दिया गया अभ्यास के लिए। अब आप भी उपसर्ग के प्रयोग से नए शब्द बनाकर उन वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जैसे यहाँ पर दे रखा सुपात्र, तो क्या बनेगा? पात्र में सु जोड़ देंगे तो सुपात्र हो गया, और आ जोड़ देंगे अपात्र हो जाएगा, अपात्र। तो ज्ञान में आ जोड़ देंगे अज्ञान, और वी जोड़ देंगे तो विज्ञान, ठीक है बेटे। इस तरह से आप शब्द बनाएंगे जिसका एक अर्थ हो, ठीक है बेटे। तो यहाँ पर देखो नए शब्द बने, ठीक है। तो यहाँ पर सुपात्र में मतलब कि ज्ञानी सुपात्र को ही देना चाहिए, मतलब जो ज्ञान है सुपात्र को देना चाहिए। अपात्र को ज्ञान देने से बचना चाहिए। सुपात्र अच्छा पात्र, जो अच्छा हो, अच्छा व्यक्ति। अपात्र बेकार व्यवहार वाला, बेकार व्यक्ति। ज्ञान अज्ञान को दूर करता है। विज्ञान हमें प्रकृति के रहस्य समझाने में मदद करता है, या समझने में मदद करता है।